नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो कि एमबीबीएस, बीडीएस एंड कुछ इंस्टीट्यूट्स में बीएससी नर्सिंग के लिए भी कराई जाती है, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से यानी 14 अगस्त से स्टार्ट होने हैं। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए। हो सकता है कुछ देर बाद जो है कुछ घंटों बाद जो है ये स्टार्ट हो जाए ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जल्दी आपके स्टार्ट हो जाएंगे आज से ही। तो इसके लिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कैसे आप रजिस्टर करेंगे स्टेप बाय स्टेप एमसीसी की पोर्टल पे काउंसलिंग के लिए, वो मैं कंप्लीट उसका डिटेल में वीडियो बना दूंगा। हर एक स्टेप मैं समझाता हुआ चलूँगा कि कैसे आपको कहाँ पर क्या फिल करना है, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो और आपकी अच्छे से काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो जाए। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको वीडियो ज़रूर से मिल जाएगा। आप ज़रूर से चेक कर लेना उस वीडियो को कैसे आपको अप्लाई करना है। अभी फ़िलहाल आज से जो है आपके फर्स्ट राउंड का प्रोसेस स्टार्ट होना है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो अपन देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड का प्रोसेस है वो दोस्तों आज से यानी 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट अप्लाई करने की रहेगी 20 अगस्त अप टू 12 नून, यानी दोपहर 12 बजे तक आप 20 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आप जो है फ़ीस का दोपहर 3 बजे तक कर सकते हैं। इसके साथ में अगर बात करें चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड की दोस्तों 16 अगस्त से स्टार्ट होगी, और लास्ट डेट भी चॉइस फिलिंग की है 20 अगस्त। इसकी जो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है वो रात को 11:55 बजे तक रहेगी, 11:55 PM तक रहेगी। तो आप लोग चॉइस फिल करके लॉक करा दीजिएगा। अगर रिजल्ट की बात करें तो 23 अगस्त को इसका रिजल्ट आ जाएगा, एंड ज्वाइनिंग की डेट है 24 से लेकर 29 अगस्त की। जिनको भी कॉलेज अलॉट होगा उनको ज्वाइनिंग करनी है इस डेट के दौरान। अब अपन जो है जान लेते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वेबसाइट पर आप जाएंगे mcc.nic.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप यूजी मेडिकल काउंसलिंग सेक्शन में जाते हैं तो नीचे की तरफ कैंडिडेट एक्टिविटी शो होगी, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं आपको बाहर से ही बता रहा हूँ। अभी जैसे ही स्टार्ट होगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिटेल में वीडियो में बना दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और काउंसलिंग के हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं लगातार आगे देता आ रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। ठीक है, तो कट ऑफ पर भी वीडियो आ जाएंगे, और जितने भी स्टेट कोटा की काउंसलिंग के जो भी अपडेट्स होंगे वो भी मैं दे दूँगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमबीबीएस पीडीएस के अलावा हमारे द्वारा जो है वेटनरी एंड आयुष काउंसलिंग के भी अपडेट्स दिए जाते हैं, उसकी भी काउंसलिंग कराई जाती है। तो आप लोग उसके लिए भी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग मैं आपकी मदद करूं, पर्सनली मैं आपको गाइड करूं, तो हमारा जो है पेड काउंसलिंग सर्विस होता है जिसमें कंप्लीट एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष एंड वेटनरी कोर्स की काउंसलिंग आपकी कराई जाती है। हर राउंड के रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, कंप्लीट प्रोसेस हमारे द्वारा किया जाता है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जब आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस करना होता है। अभी क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा। फिलहाल अपन जान लेते हैं कि एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है बच्चों, वो किन किन इंस्टीट्यूट्स के लिए होती है। अगर आप करा रहे हैं तो आप इसके थ्रू किस में एडमिशन ले पाएंगे, किन यूनिवर्सिटीज़ में, किन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एमसीसी काउंसलिंग है वो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनकी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो उसके लिए इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। एमसीसी इसके साथ में जो है जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कई बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, बेसिकली प्राइवेट कॉलेज समझ लीजिए, बट वो यूनिवर्सिटी होती है। तो जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है ऑल ओवर इंडिया में एमबीबीएस, बीडीएस की, उनकी 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा यानी एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी के साथ में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, इनमें इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज डोमिसाइल जो कोटा होता है, यानी कि इनका स्टेट कोटा एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा भी इसी के थ्रू ही जो है एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही इसमें एडमिशन होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ ही ईएसआईसी के जितने भी कॉलेजेस हैं इसमें भी एडमिशन एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। इसमें इसका ऑल इंडिया कोटा भी इंक्लूड है, और जो ईएसआईसी कोटा होता है अलग से, इनका इंस्टीट्यूशन कोटा जो कि ओनली ईएसआईसी कैंडिडेट के लिए होता है, उसकी भी काउंसलिंग एमसीसी ही कराता है। एएफएमसी में जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है वो एमसीसी कराता है। आगे का जो प्रोसेस होता है एडमिशन का वो वहाँ पर जाके एएफएमसी अपने स्तर पर कराता है। उसमें क्योंकि आगे के राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है, एग्जामिनेशन होता है,
उसके बेसिस पर वो एडमिशन होता है, फाइनल लिस्ट बनती है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है AUFMC के लिए वो MCC ही कराता है। MCC में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसमें उसके बेसिस पर जितने भी कैंडिडेट AUFMC के लिए रजिस्टर कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट जो है MCC AUFMC को प्रोवाइड करता है। उसके बेसिस पर वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को कि इतनी मार्क्स वाले बच्चों को हम लोग आगे के लिए इंटरव्यू वगैरह के लिए एग्जामिनेशन के लिए बुला रहे हैं। तो वो काम जो है रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है MCC कराता है, बाकी का पार्ट जो है AUFMC के हाथों में होता है। वहाँ पर जाके आपको काउंसलिंग का आगे का डिटेल मिलता है। IPO अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, उसके जितने भी कॉलेज हो गए, VMMC हो गया, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राम मनोहर लोहिया कॉलेज एंड ESIC डेंटल कॉलेज दिल्ली का 85% एंड ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग कराना, इंस्टीट्यूशनल कोटा, यानी कि IPO यूनिवर्सिटी की जितने भी तरह की काउंसलिंग है वो MCC ही कराता है। ठीक है, इन हॉस्पिटल्स में जितने भी इन कॉलेजेस में जितने भी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट होगी और 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा हो गया, उसकी भी काउंसलिंग MCC ही कराता है। 100% जितने भी एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी एम्स हैं, उनकी 100% सीटों पे काउंसलिंग MCC कराता है। 100% जिपमर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, जिपमर पुडुचेरी में जो है, कराईकल एज वेल एज पुडुचेरी, 2 कैंपस है, दोनों के लिए जो जितनी भी सीटें हैं उसके लिए काउंसलिंग MCC कराता है। BSc नर्सिंग ओनली इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जो BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन है वो भी MCC काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि MCC के थ्रू आप किन किन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको काउंसलिंग MCC करानी होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कितनी फ़ीस डिपॉजिट होती है, एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस क्या रहते हैं, सिक्योरिटी मनी क्या है। तो आपको यहाँ पर 2 तरह की फ़ीस देनी होती है जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो पहला तो होता है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस या एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। दूसरी होती है रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी जो है बेसिकली इसलिए लिए जाती है ताकि स्टूडेंट जो है सीरियस होकर काउंसलिंग कराए। कुछ कंडीशंस होती है जिसके बेसिस पर आपको जो है सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड की जाती है। अगर आप जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, उसमें अगर ब्रीच होता है तो फिर आपकी जो है सिक्योरिटी मनी जो आप डिपॉजिट करते हैं वो फॉरफिट कर ली जाती है, आपको रिफ़ंड नहीं होती है। तो जो सिक्योरिटी मनी होती है वो रिफ़ंडेबल होती है, वो काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद 1-2 महीने बाद आपका रिफ़ंड हो जाता है। और उसमें आप ध्यान रखें कि जो सिक्योरिटी मनी है वो आप ही के अकाउंट में आएगी, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट से आएगी। अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले अपन फीस देख लेते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए MBBS हो गया, डेंटल हो गया, ठीक है, BSc नर्सिंग हो गया। तो यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस है, वो 5000 रुपीज़ है सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं सिक्योरिटी मनी की, तो यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको देने होंगे 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी मनी, जो कि रिफंडेबल होगा। ठीक है, तो ये सभी कैटेगरी के लिए सेम है, यानी कि अगर आप केवल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2,05,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। बात कर लेते हैं अगर आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे DU हो गया, AME हो गया, BHU हो गया, ये जितने भी कॉलेज हैं, AUFMC हो गया, ESIC हो गया, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, BSc नर्सिंग, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो BSc नर्सिंग वाले कोर्सेज़ हैं, अगर आप केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज है फॉर अनरिजर्व एंड EWS कैटेगरी वो है 1000 रुपीज़। अगर बात करें SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए तो 500 रुपीज़ इसका चार्जेस है। रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 10,000 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं एंड SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए 5,000 रुपीज़ आपको चार्ज पे करना होता है। यानी कि अगर टोटल अगर बात करें तो अगर आप केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 11,000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी आपको पे करना होता है। और अगर बात करें रिजर्व कैटेगरी की तो यहाँ पर 5,500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ठीक है, अब मान लो कोई स्टूडेंट आप में से चाहता है कि मैं डीएमडी की भी काउंसलिंग करा लूँ और गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी है इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी काउंसलिंग कराऊँ, तो कितनी पे करनी होगी? तो टोटल आपको जितनी मैक्सिमम है यानी 5,000 रुपीज़ तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पे करना होता है और 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी मनी आप डिपॉजिट करके दोनों के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, वो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑप्शन पूछते हैं आपसे कि किसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना है, फिर वो फीस कैलकुलेट होकर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने आप आ जाती है।
यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखने वाली है बच्चों को, मैं हर साल बोलता हूँ बच्चों को, वो आपको जो गलती नहीं करनी है वो है, जब आप पेमेंट कर रहे हैं फ़ीस का तो आप अपने ही अकाउंट से करें, चाहे आप फॉर्म खुद भर रहे हैं या फिर किसी और से भरवा रहे हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने ही अकाउंट से, अपने ही कार्ड से पेमेंट करें तो अपना ही कार्ड नंबर दें। अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो अपने ही जो है ऑनलाइन अकाउंट से जो है ऑनलाइन डेबिट करें पैसे को, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है, द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट वाज इनिशियली डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट। यहाँ क्लियर कट एमसीसी ने दे रखा है कि आपके उसी अकाउंट में रिफ़ंड होगा सिक्योरिटी मनी का जिस अकाउंट से आप पे कर रहे हैं। अब आप साइबर कैफ़े से कई स्टूडेंट अगर आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपने ही अकाउंट से पेमेंट करें, क्योंकि कई बार साइबर कैफ़े वाले मना कर देते हैं रिफ़ंड मनी देने से, क्योंकि वो प्रूफ मांगते हैं और कई बार उसकी कमी के कारण अपना जो है नुकसान हो जाता है सिक्योरिटी मनी का। तो बस वो चीज़ है, इस चीज़ से बचने के लिए अपने ही अकाउंट से पेमेंट कराएँ। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं राउंड वाइज क्या क्या रूल्स हैं, सब कुछ मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड की अपन बात करते हैं कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो बता दूँ, काउंसलिंग में ओनली नीट 2024 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी नीट 24 की क्वालिफाइंग कट ऑफ क्लियर कर लिया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका था मैं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए जो है 162 मार्क्स है। अगर इससे ज़्यादा या इतने नंबर हैं तो आपने क्वालिफाई कर लिया होगा। और अगर बात करें रिजर्व कैटेगरी की, OBC SC ST इन कैटेगरी की बात करें तो 127 यहाँ पर क्वालिफाइंग कट ऑफ है, जो कि 26 जुलाई को जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग है। तो क्वालिफाई करना जरूरी है, ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब राउंड 1 में जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करते हैं, उनको क्या होता है, जो है सारी रजिस्ट्रेशन का पेमेंट एंड सिक्योरिटी मनी का पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। तो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो कि आपको पता ही है आज से स्टार्ट होना है। उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, मैंडेटरी। चॉइस फिलिंग में आप जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें अनलिमिटेड चॉइसेस आप भर सकते हैं। जितने भी कॉलेज हैं आप सारे के सारे भी भर सकते हैं। अगर आपको लिमिटेड चॉइस फिलिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि चॉइस फिलिंग में कितने कॉलेज डालने चाहिए, आप जितने हैं सारे के सारे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा चॉइस लॉकिंग भी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि चॉइस लॉक नहीं हो पाता ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम, तो वो अपने आप ऑटो लॉक हो जाता है एज़ पर द सर्वर टाइम, ठीक है। ऑटो लॉक की फैसिलिटी होती है। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, इसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट राउंड का। फर्स्ट राउंड रिजल्ट होने के बाद में जो आपकी डेट्स दी हुई होती है, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, चैनल पर जाकर आके आप चेक कर सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करके वो डॉक्यूमेंट लेकर के अलॉटेड कॉलेज पे आपको रिपोर्ट करना होता है और एडमिशन करा लेना होता है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन होती है फर्स्ट राउंड में, आपको सीट मिल गई या फिर नहीं मिली। अगर आपको नहीं मिली है तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है उनके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कॉलेज से सेटिस्फाइड है तो आप फाइनली एडमिशन करा लीजिए, ठीक है, और आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इसमें सेटिस्फाइड नहीं है कॉलेज से, आपको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड कराना है, ठीक है। तो आप अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन होता है, इंस्टीट्यूट में आपने रिपोर्ट कराया, रिपोर्ट के बाद अपग्रेड का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है फिर से कराने की। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में मिल गया है कॉलेज, तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास फ्री एग्जिट होता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो मेरे को जो कॉलेज मिला है उसको मैं रिपोर्ट नहीं कराऊँ, तो फ्री एग्जिट हो जाता है आपको। आप फिर भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कराइए, आप लोग एलिजिबल होते हैं। फ्री एग्जिट होता है फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है? दोज कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर राउंड 1 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन कोई कॉलेज नहीं मिला है, ऐसे कैंडिडेट सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, बस चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। आल्सो कैंडिडेट हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में कॉलेज मिलने के बाद रिपोर्ट नहीं किया था, यानी कि फ्री एग्जिट ले लिया था, ऐसे कैंडिडेट भी एलिजिबल है, आपको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है फिर से। फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट ही राउंड 1 में नहीं किया था, ठीक है, लेकिन राउंड 2 से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको फिर से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी ऑन होगी। उस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है और सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट राउंड के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, सेकंड राउंड से आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपके पास फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी होती है, तो आप सेकंड राउंड से कंटिन्यू कर सकते हैं काउंसलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस फिलिंग भी आपको करनी होगी। अब जितने भी कैंडिडेट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं
उनको फिर से चॉइस फिलिंग फ्रेशली करानी होती है। चाहे आप अपग्रेड करा रहे हैं तो भी आपको चॉइस फिलिंग फ्रेश करानी होगी। इसके अलावा अगर आप फ्री एग्जिट हैं तो भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करानी होगी। राउंड 1 के रजिस्टर कैंडिडेट कॉलेज नहीं मिला तो भी आपको चॉइस फिलिंग करानी होगी। एज वेल एज सेकेंड राउंड जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ऐसे कैंडिडेट को भी चॉइस फिलिंग फ्रेश करानी होगी, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग थी वो कंप्लीट आपकी डिस्कार्ड कर देते हैं, आपको फिर से नहीं करनी होती है। ठीक है, नई सिलसिले से आपको वापस चॉइस फिलिंग करनी होती है। इसके बाद राउंड 2 का रिजल्ट आता है। राउंड 2 में आपको अगर कॉलेज मिला है तो आपके पास जो है ऑप्शन होता है कि आप राउंड 2 से राउंड 3 के लिए आप अगर रिपोर्ट करते हैं तो ठीक है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट अलॉटेड मेडिकल कॉलेज अगेंस्ट राउंड 2 कैंडिडेट who have been allotted a seat in round 2 can opt for willingness to upgrade from round 2 to round 3। अब जिन भी कैंडिडेट्स को राउंड 2 में सीट मिली है उनके पास ऑप्शन होता है कि आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, विच दे विल हैव टू फिजिकली रिपोर्ट एट द कॉलेज। बस आपको राउंड 2 के कॉलेज में जो है रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। यानी कि राउंड 2 में आपको कॉलेज तो मिल गया, अब आप अपग्रेड कराने तो अपग्रेड कराने के लिए आपको पहले राउंड 2 में रिपोर्ट करना जरूरी है और उसके बाद में वहाँ पर अपग्रेड का बोलना होता है, आपको अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना होता है पोर्टल पे। ठीक है, तो आप अपग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं राउंड 2 से राउंड 3 के लिए। इफ़ अपग्रेडेड इन राउंड 2 द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 1 सीट। अगर आपने मान लीजिए राउंड 1 में सीट मिल गया था, राउंड 2 में आपको अपग्रेड होकर नया कॉलेज मिला है, तो आपको राउंड 1 में जाकर के राउंड 1 वाले कॉलेज में जाकर के रिलीविंग लेटर लेकर के फिर राउंड 2 में रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि आपको जो कॉलेज राउंड 1 में मिला था अपग्रेड हो जाने के बाद में आपका उस राउंड 1 वाले कॉलेज पे कोई भी क्लेम नहीं रहता है। आपको उस पर कोई भी मतलब वो चीज़ है कि अब आप उस पर कोई भी हक नहीं बोल सकते कि मेरे को उसी में वापस से, अगर आप चाहेंगे कि मुझे वापस से उसमें एडमिशन मिल जाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आपकी जो वो राउंड 1 वाली कॉलेज है, अलॉटेड कॉलेज है, वो आपकी कैंसिल कर दी जाती है और किसी नेक्स्ट कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाती है वो सीट। ठीक है, और आपको जो नया कॉलेज मिला है सेकेंड राउंड में उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है राउंड 1 वाले कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेकर के। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इन राउंड 2 बट डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट विल गेट देयर सिक्योरिटी मनी फॉरफिट। ठीक है, यानी कि अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया लेकिन आप ज्वाइन करने नहीं गए तो इस कंडीशन में आपके को फ्री एग्जिट नहीं है, सेकेंड राउंड में कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं थर्ड राउंड से तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर से चॉइस फिलिंग वगैरह करनी है, फिर से जो डिपॉजिट है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट है, वो आपको वापस से पे करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है इंपॉर्टेंट वो है, इफ़ अ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 2 इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट ही और शी कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 डायरेक्टली विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपको कोई भी सीट राउंड 2 में नहीं मिली है तो ऐसे कैंडिडेट राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं राउंड 3 के रूल्स की। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में भी कोई सीट नहीं मिली थी, राउंड 1 में भी कोई सीट नहीं मिली थी, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट आप एलिजिबल हैं राउंड 3 के लिए। आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी। और ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 2 में अलॉटेड हैं, ठीक है, राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। आपको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। और ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 3 से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में, इन्होंने राउंड 1 एंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, चॉइस रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, वो राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। ठीक है, तो ये ऑप्शंस रहते हैं, ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मैं आपको एक बार सारे रूल बता देता हूँ। अ कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर राउंड 1 और 2 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 3 फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर इन राउंड 1 एंड 2। उनके लिए होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 3 में, जिन्होंने 1-2 में नहीं कराया था, राउंड 1 एंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होने के बाद में ज्वाइन करने नहीं गए थे, अपना सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कराया था, वो कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड राउंड में। बट शर्त यह है कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, और फिर से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट का अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है सभी कैंडिडेट के लिए, सीट अलॉटमेंट होता है और रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद में आपके पास जो है ये ऑप्शन होता है कि अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप जो है आगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, आप एलिजिबल हैं, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट मिल गई है उनको अलॉटमेंट के बाद जो है रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। आपके पास रिज़ाइन का ऑप्शन नहीं होता है थर्ड राउंड में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है if allotted a seat in round 3 a candidate who does not report will exit with forfeiture of security period, it will get eliminated from further round of counseling।
यानी कि अगर आपको सीट मिल गई है राउंड 3 में, आपने रिपोर्ट नहीं करा है, आपने ज्वाइन नहीं किया है कॉलेज को, तो आपका सिक्योरिटी मनी तो जो है फॉरफिट किया जाएगा ही, ठीक है। साथ ही आप आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका एग्जिट हो जाएगा काउंसलिंग से, आप स्टे वेकेशन राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर आपको सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ अपग्रेडेड द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम सेकंड राउंड सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट। वंस ज्वाइन ही कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन फ्रॉम दिस सीट। अब आपको सेकंड से थर्ड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट जो सेकंड राउंड में जो कॉलेज हुआ था वहाँ से रिलीविंग लेटर लेकर के थर्ड राउंड वाले कॉलेज में रिपोर्ट करना है, और आपको जो है रिज़ाइन करने नहीं दिया जाएगा इस सीट से। थर्ड राउंड में जो सीट मिल गई वो आपकी फाइनल है, आपको इससे रिज़ाइन नहीं करने दिया जाता है, और आपको आगे वाले राउंड में स्टे वेकेशन राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है। यानी जो थर्ड राउंड में सीट मिल गई वो फाइनल है, इसके बाद आपको अपग्रेड का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये सब आपको करना होता है। अब फाइनल स्टे वेकेशन राउंड इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसमें कंडीशन जो है एलिजिबिलिटी की वो है कि अभी तक किसी भी राउंड में आपको सीट नहीं मिली है, ना फर्स्ट राउंड में मिली, ना सेकंड राउंड में मिली, ना थर्ड राउंड में मिली, वो कैंडिडेट स्टे वेकेशन राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। उनको अगर आपने पहले के राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया था, रजिस्ट्रेशन करा लिया था, चॉइस फिलिंग करा दी थी, रजिस्ट्रेशन करा लिया था, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दिया था, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो लोग फ्रेशली इसमें रजिस्टर करा सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कहीं पे भी स्टेट कोटा में एडमिशन ले लिया था वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं। एंड ऑल इंडिया कोटा इन स्टे वेकेशन राउंड फॉर वैकेंट सीट ऑफ राउंड 3 एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट विल बी कंडक्टेड बाय एमसीसी। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी स्टे वेकेशन राउंड इसी जो है एमसीसी की काउंसलिंग से होती है। पहले कुछ साल पहले होता था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर कराती थी स्टे वेकेशन राउंड की काउंसलिंग, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जो है काउंसलिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी एमसीसी के द्वारा ही होती है। यहाँ पर जो है केस आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हुआ था, उसके बाद में ये डिसीजन लिया है एमसीसी ने। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको स्टे वेकेशन राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो आप उस सीट पर आपको एडमिशन लेना ही होता है। इफ़ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्टे राउंड ही हैज़ टू ज्वाइन द कॉलेज। इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट join the allotted seat, he or she shall be debarred from the NEET examination for one next session या year along with forfeiture of fees। यानी कि अगर स्टे वेकेशन राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं उसको, तो आपको अगले एक साल में यानी नीट 2025 की परीक्षा से आपको वंचित कर दिया जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं करा जाएगा। और आपका जो सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट आपने किया था 10,000 या 2 लाख रुपीज़, वो आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा रिफंड, ठीक है। बाकी राउंड वाइज मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई दी है। आपको बताता हूँ कौन कौन से कैंडिडेट स्टे वेकेशन राउंड में एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, ना स्टे वेकेशन राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था, वो तो ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं है। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कोई भी सीट ले रखी है, जिस पे एडमिशन ले रखा है, यानी थर्ड राउंड तक काउंसलिंग हुई, थर्ड राउंड तक आपने या स्टेट कोटा में आपने कोई सीट ले रखी है, तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं है स्टे वेकेशन राउंड के लिए, ठीक है। कैंडिडेट होल्डिंग एनी सीट एट द टाइम ऑफ स्टे वेकेशन राउंड, ठीक है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। अब मान लीजिए आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, आपने फॉरफिट करा ली थी, एग्जिट ले लिया था सेकेंड राउंड में। अब थर्ड राउंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं स्टे वेकेशन राउंड में पार्टिसिपेट करूं, तो आप एलिजिबल हो, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए। थर्ड राउंड के ऐसे कैंडिडेट सेकेंड राउंड के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉरफिट करा लिया था, थर्ड राउंड में वापस भी रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं मिली आपको, और स्टे वेकेशन राउंड के लिए तब भी आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 ऑफ एमसीसी एंड नॉट रिपोर्टेड आर नॉट एलिजिबल। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 3 में सीट मिली थी लेकिन ज्वाइन करने नहीं गए, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं है स्टे वेकेशन राउंड के लिए। तो ये कंप्लीट राउंड वाइज मैंने आपको डिटेल बताई।
आपको मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता दिया, क्या क्या फ़ीस लगेगी, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, किसी भी रूल के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना, तो वो भी अवेलेबल है। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, और या फिर गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।